रे मामा, क्या कोई इंसान हवा में गायब हो सकता है? 500 से ज्यादा दिन उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक की खाक छान थी एसटीएफ की 10 टीमें और हर बॉर्डर पर तैनात इंटरपोल, लेकिन नतीजा शून्य। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज भारत की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। लोग कह रहे हैं वो विदेश भाग गई, कोई कहता है वह गंगा में विलीन हो गई, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही इशारा कर रही है। प्रयागराज से ओडिशा तक का वह गुप्त रास्ता और वह सेफ हाउस जहां लेडी डॉन आज भी पुलिस की नाक के नीचे छिपी है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में अपन उस सच से पर्दा उठाएंगे जो अब तक फाइलों में दफन था। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि शाइस्ता के अगले ठिकाने का सुराग इसी वीडियो में मिल जाएगा। क्या हम जो मजा मारे मामा, शाइस्ता परवीन की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है रे। उसकी शुरुआत अपराध की गलियों से नहीं बल्कि कानून के साये में हुई थी। शाइस्ता के पिता हारून उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही थे। प्रयागराज के दामोपुर गांव की रहने वाली शाइस्ता ने अपना बचपन सरकारी पुलिस कॉलोनियों में बिताया। उसे पता था कि खाकी वर्दी कैसे काम करती है, केस की डायरी कैसे लिखी जाती है और पुलिस के मुखबिर तंत्र का जाल कैसा होता है। लेकिन 1996 में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया जब उसकी शादी उस वक्त के उभरते हुए बाहुबली डॉन अतीक अहमद से हुई। एक सिपाही की अनुशासित बेटी अब एक ऐसे घर की बहू थी जहां सुबह की शुरुआत गोलियों की गड़गड़ाहट से होती। शुरुआती 2 दशक तक शाइस्ता सिर्फ एक घरेलू महिला बनी रही। उसने अतीक के 5 बेटों की परवरिश की और खुद को लाइमलाइट से दूर रखा। लेकिन 2017 के बाद जब योगी सरकार का शिकंजा अतीक पर कसा और उसे जेल भेज दिया गया, तब शाइस्ता का असली किरदार सामने आया। अतीक जेल में था, भाई अशरफ फरार था और बेटों पर पुलिस की नजर थी। ऐसे में अतीक के हजारों करोड़ के बेनामी साम्राज्य को संभालने की जिम्मेवारी शाइस्ता के कंधों पर आ गई। पुलिस की चार्जशीट बताती है कि शाइस्ता ने धीरे धीरे अतीक के गुर्गों से सीधे संपर्क साधना शुरू किया। वह केवल एक पत्नी नहीं बल्कि अतीक की मैनेजर बन गई। जेल से आने वाली पर्चियों पर लिखे आदेशों को जमीन पर लागू करना शाइस्ता का काम था। उमेश बाल हत्याकांड की साजिश में शाइस्ता का नाम आना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सीसीटीवी फुटेज में उसे शूटर्स के साथ मीटिंग कर दे और उन्हें पैसा मुहैया कराते हुए देखा गया। एक सिपाही की बेटी जिसने कभी कानून की रक्षा देखी, अब उसी कानून को चुनौती देने वाली सबसे बड़ी मास्टरमाइंड बन चुकी थी। आज जब वह फरार है तो उसका यही पुलिस बैकग्राउंड उसे पकड़ने में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। शाइस्ता परवीन की फरारी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि यहाँ एक सोची समझी काउंटर इंटेलिजेंस रणनीति का हिस्सा है। उमेश बाल की हत्या के बाद जब पूरी यूपी पुलिस उसे ढूंढने में लगी थी, तब शाइस्ता ने एक ऐसा हथियार चुना जिसे भेदना पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो गया और वह हथियार था बुर्का। एसटीएफ के सूत्रों की माने तो शाइस्ता कभी अकेले सफर नहीं करती, उसके साथ हमेशा 5 से 7 महिला का एक दस्ता रहता है जो पूरी तरह से बुर्खे में होती है। इस दस्ते को बुर्खा गैंग नाम दिया गया है। जब भी पुलिस को किसी घर या इलाके में शाइस्ता के होने की खबर मिलती है और पुलिस वहां छापा मारती तो उनके सामने एक जैसी दिखने वाली कई महिलाएं खड़ी हो जाती। कानून, महिला पुलिस कर्मियों की कमी और धार्मिक संवेदनशीलता के कारण पुलिस हर किसी की पहचान तुरंत उजागर नहीं कर पाती और इसी 5-10 मिनट के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर शाइस्ता पिछले दरवाजे से निकल जाती। रे चच्ची जान, लेकिन बात सिर्फ बुर्के की नहीं है रे। शाइस्ता ने टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से त्याग दिया है। आज के दौर में जहां एक अपराधी मोबाइल फोन या इंटरनेट की वजह से पकड़ा जाता है, शाइस्ता ने पिछले 1 साल से किसी भी डिजिटल उपकरण को हाथ नहीं लगाया। वह आज भी पुराने जमाने के मैसेंजर सिस्टम पर भरोसा कर रही है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक मौखिक संदेश पहुंचाना। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। शाइस्ता हर 15 दिन में अपना ठिकाना बदल लेती। वह किसी आलीशान बंगले में नहीं रहती बल्कि प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के उन मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में छिपती है जहां गलियां इतनी संकरी हैं कि पुलिस की गाड़ी अंदर जा नहीं सकती। वहां के स्थानीय लोग अतीक के पुराने डर या वफादारी की वजह से उसे पनाह देते हैं और पुलिस के आने से पहले ही उसे सचेत कर देते हैं। कौशाम्बी के कछार इलाके में जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो पता चला कि वह कई दिनों तक गंगा किनारे बने कच्चे घरों में रही। वह एक परछाई की तरह चलती है जिसे सब जानते हैं कि वह यहीं कहीं है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता।
यही वह छलावा है जिसने उसे अब तक सलामत रखा है। रे ममा, जब अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो पूरी दुनिया की नज़र प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पर थी। सबको लगा साइस्ता अपने पति के जनाजे में आएगी और वहीं सरेंडर कर देगी, लेकिन साइस्ता ने वह किया जिसकी कल्पना एसटीएफ ने भी नहीं की थी। उसने शहर छोड़ने के लिए हाईवे या रेलवे नहीं बल्कि वाटर रूट यानी जल मार्ग का सहारा लिया। पुलिस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक साइस्ता को प्रयागराज के कचार इलाकों से एक छोटी नाव के जरिए कौशाम्बी की ओर निकाला गया। गंगा और यमुना के ये किनारे इतने दुर्गम है कि यहाँ पुलिस की गश्ती नाम मात्र की होती। यहाँ से उसका सफर शुरू हुआ उन रास्तों पर जहाँ तकनीक फेल हो जाती। प्रयागराज से निकलने के बाद साइस्ता के रूट को ट्रैक करना एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वह झारखंड के साहिबगंज और फिर वहां से पश्चिम बंगाल के मालदा जैसे इलाकों में रुकी। ये वह इलाके हैं जहां अतीक अहमद के पुराने बिजनेस पार्टनर और हथियारों के सौदागर का मजबूत नेटवर्क रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला इनपुट मिला ओडिशा से। पुलिस को खबर मिली कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों ने साइस्ता को ओडिशा के केंद्रपाड़ा और जगत सिंह के तटीय जिलों में शरण दी। ये इलाके समुद्री किनारे और घने मैंग्रोव के जंगलों के बीच है, जहाँ किसी अनजान चेहरे को ढूंढना मतलब भूसे के ढेर से सुई खोजने जैसा है। यहाँ के सेफ हाउस कोई आलीशान बंगले नहीं है रे, बल्कि मछुआरों की बस्तियों के बीच बने ऐसे घर है जहाँ बाहरी व्यक्ति का आना तुरंत शक पैदा करता है। साइस्ता के ओडिशा कनेक्शन के पीछे एक और बड़ी वजह है समुद्र का रास्ता। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि अगर दबाव बढ़ा तो वह इसी रास्ते से देश छोड़ने की कोशिश कर सकती है। प्रयागराज की संकरी गलियों से निकलकर ओडिशा के सुनसान तटों तक का यह सफर दिखाता है कि साइस्ता के पास एक ऐसा एग्जिट प्लान था जिसे सालों पहले अतीक ने अपनी मौत की स्थिति के लिए तैयार किया था। वह सिर्फ भाग नहीं रही है, वह एक सोची समझी रणनीति के तहत मूव कर रही है। एक सवाल जो हर किसी के जहन में आता है, एक महिला जो 500 दिनों से फरार है, जिसके पास न अपना घर है न बैंक अकाउंट, और आखिर सरवाइव कैसे कर रही है? इसका जवाब छिपा है अतीक के उस हजारों करोड़ों के बेनामी साम्राज्य में जिसकी चाबी अब साइस्ता के पास है। एसटीएफ की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। अतीक अहमद ने अपनी जिंदगी में प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में जो अवैध संपत्तियां बनाई थी, उनमें से ज्यादातर साइस्ता के नाम पर या उसके करीबी रिश्तेदार के नाम पर है। सूत्रों के अनुसार साइस्ता फरार रहते हुए भी अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ वफादार वकीलों के जरिए इन संपत्तियों का किराया और वसूली का पैसा केस में वसूल रही है। पुलिस ने ऐसे 27 सफेद पोस्ट मददगार को चिन्हित किया जो साइस्ता को हर महीने प्रोटेक्शन मनी और फंड्स पहुंचा रहे हैं। ये वह लोग हैं जिन्होंने अतीक के दौर में करोड़ों कमाए थे और आज साइस्ता की मदद करना उसकी जिम्मेदारी और मजबूरी और वफादारी भी बन चुका है। इतना ही नहीं, अतीक के रियल एस्टेट के काले कारोबार में आज भी साइस्ता का हुक्म चलता है। हाल ही में ऐसी खबर सामने आई थी कि साइस्ता ने जेल में बंद अपने बेटों के भविष्य के लिए कुछ बड़ी संपत्तियों के सौदे किए हैं। वह तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन उसके मैसेंजर हर हफ्ते करोड़ों का कैश बैग में भरकर उसके नए ठिकाने तक पहुंचा देते हैं। यही वजह है कि साइस्ता को ढूंढना इतना मुश्किल है। उसके पास अनलिमिटेड कैश है जिससे वह पनाह देने वालों के मुंह बंद कर देती है और हर बार अपनी लोकेशन बदलने के लिए नया बंदोबस्त तैयार कर लेती। जब तक साइस्ता की इस आर्थिक नस को नहीं काटा जाता, उसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। साइस्ता परवीन आज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इज्जत का सवाल बन चुकी है। एक तरफ हाईटेक एसटीएफ है और दूसरी तरफ एक पुराने जमाने की रणनीति पर चलने वाली महिला। प्रयागराज की गलियों से शुरू हुई ये फरारी आज ओडिशा के तटों तक पहुंच चुकी है। क्या साइस्ता कभी पकड़ी जाएगी या गुड्डू मुस्लिम की तरह एक ऐसी पहेली बन जाएगी जिसे कानून कभी हल नहीं कर पाएगा? अतीक का साम्राज्य तो ढह गया, लेकिन उसकी आखिरी निशानी आज भी आजाद है। आपको क्या लगता है, साइस्ता अब भी देश में है या वह सीमा पार कर चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है और क्या कर रहा है, ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।